कोलाइड या कोलाइडल विलयन या कोलाइडल सॉल्यूशन। कोलाइडी पदार्थ पाए जाते हैं हमारी प्रकृति में, बहुत सारे कोलाइड पाए जाते हैं जिनका हम एवरीडे लाइफ में यूज करते हैं। अब कोलाइड होते क्या है और कौन कौन से पदार्थ हैं जो कोलाइड हैं। अब कोलाइड कौन कौन है पहले ही वो देख लेते हैं हम। देखो ये सब कोलाइड है, पनीर है, बटर है, जैम जेली जो आती है, फ्रूट जेली, ये सब क्या है, कोलाइड होते हैं। इनकी प्रकृति कोलाइड है। दूध भी कोलाइड प्रकृति का होता है। ब्लड जो हमारा रक्त है उसकी भी कैसी प्रकृति होती है, कोलाइड प्रकृति। शहद की भी कोलाइड प्रकृति। ये स्टार्च सॉल्यूशन है, स्टार्च सॉल्यूशन, ये भी कैसा होता है, कोलाइड होता है। इसी तरह जो मेडिसिन होती है, जो दवाइयाँ होती हैं, उनकी भी कोलाइडी प्रकृति होती है, उनका भी कोलाइड नेचर। हेयर क्रीम है, ठीक है, जो भी हमारे फेस पर लगाने वाली क्रीम है, ये सब कोलाइड होते हैं। इसी तरह हम देखें तो जो फॉग होता है, जो बादल होता है, यानी जो कोहरा है, बादल है, इन सब की भी कैसी प्रकृति पाई जाती है, कोलाइड प्रकृति। धुआं है, धुआं भी कोलाइड प्रकृति का होता है, ठीक है। तो ये सब कोलाइड है। अब मैंने भी कहा कि हमारे चारों तरफ बहुत सारे कोलाइड होते हैं, तो आपको पता लग गया सारी चीजें अपने चारों तरफ होती हैं। और हम एवरीडे लाइफ में सुबह से शाम तक बहुत सारे ऐसे पदार्थों का उपयोग करते हैं जिनका कोलाइड, जो कोलाइड होते हैं। अब कोलाइड होता क्या है, कोलाइड क्या बला है, ये कोलाइड है क्या चीज, तो हम उसकी बात करते हैं। कोलाइड कहते किसको हैं? देखो एक साइंटिस्ट थे थॉमस ग्राहम, उन्होंने सबसे पहले कोलाइड शब्द को यूज में लिया था। थॉमस ग्राहम, थॉमस ग्राहम ने देखा कि गोंद को जब पानी में का मिश्रण बनाया जाता है तो उसका ये मिश्रण जांतव झिल्ली से विसरित नहीं होता है। गोंद का किसने मिश्रण बना दिया, पानी, और इस मिश्रण को किसमें से पास करवाया गया, जांतव झिल्ली, एनिमल मेम्ब्रेन जो होती है उसमें से इसको पास करवाया, लेकिन ये उसमें से पास नहीं होता है, जांतव झिल्ली से पास नहीं होता, यानी उसमें से विसरित नहीं होता है, उसमें से छनता नहीं। इसको क्या नाम दिया थॉमस ग्राहम ने, तो कोलाइड नाम दिया कि ये कोलाइड है। कोलाइड कोला शब्द से आया है, और कोला जो है ना ग्रीक भाषा में गोंद को ही कोला कहते हैं, ठीक है। तो गोंद का गुण है ये, इसलिए इसको क्या कहा, कोलाइड कहा थॉमस ग्राहम। तो गोंद का पानी में मिश्रण जांतव झिल्ली से विसरित नहीं होता, ऐसा किसने देखा, थॉमस ग्राहम। ऐसे, और इसको क्या नाम दे दिया उन्होंने, कोलाइड। उन्होंने कहा कि ऐसे पदार्थ जिनका मिश्रण जांतव झिल्ली से विसरित नहीं होता है, वो सब क्या है, वो सब कोलाइड है। सब क्या है, वो कोलाइड। और उन्होंने देखा कि कुछ पदार्थ ऐसे भी होते हैं जो जांतव झिल्ली से विसरित हो जाते हैं, जैसे नमक, NaCl। नमक का पानी में हम सॉल्यूशन बनाए, नमक को पानी में घोल करके उसका मिश्रण बनाए, और फिर इस मिश्रण को जांतव झिल्ली में डालते हैं, जांतव झिल्ली से पास करते हैं, तो ये जांतव झिल्ली से पास हो जाता है, यानी उसमें से निकल जाता है, यानी उसमें से विसरित हो जाता है, उसमें से विसरित हो जाता है, ठीक है। इसको उन्होंने क्या नाम दिया, इसको उन्होंने नाम दिया क्रिस्टलोइड। क्या नाम दिया उन्होंने, क्रिस्टलोइड। तो इस तरह दो तरह के पदार्थ बताए थॉमस ग्राहम ने, तो कोलाइड और एक क्रिस्टलोइड। कोलाइड समझ में आ गया सबको, तो जानतव झिल्ली से विसरित नहीं होता, उनको उसने कोलाइड कहा। और क्रिस्टलोइड जो जानतव झिल्ली से विसरित हो जाते हैं, वो क्या है, क्रिस्टलोइड। क्रिस्टलोइड जो होते हैं वो आयन से बनते हैं, आयन होते हैं या परमाणु होते हैं क्रिस्टलोइड। अब गोंद का पानी में मिश्रण तो क्या बताया उसने, कोलाइड।
या जो भी ऐसे पदार्थ जो गोंद के जैसे हैं, यानी गोंद के जैसे का मतलब जिनका भी मिश्रण जानता झिल्ली से विस्तृत नहीं होता, वो सब कोलाइड मानेंगे, मतलब ये सब कोलाइड होता है। लेकिन थॉमस ग्राहम की ये जो बात उसने बताई, ये ज्यादा विश्वसनीय नहीं थी, ज्यादा सही नहीं थी। सही क्यों नहीं थी? क्योंकि देखा गया कि नमक का पानी में सॉल्यूशन क्रिस्टलोइड है, यानी वो जानकर झिल्ली से विषित हो जाता है। लेकिन यदि नमक को NaCl को हम एल्कोहल में घोल लें, NaCl को एल्कोहल में घोलें, तो एल्कोहल में इसका जो विलयन है, एल्कोहल में इसका जो मिश्रण है, वो जानकर झिल्ली से विसरित नहीं होता है। इसका मतलब एल्कोहल में नमक का जो मिश्रण है वो कोलाइड है, उसका कोलाइड ही नेचर है। ठीक है, इसका मतलब क्या समझे कि कोलाइड कोई पदार्थ नहीं होता है। नमक का हमने देखा पानी में तो क्रिस्टलोइड है नमक, लेकिन नमक को हम इसमें घोलते हैं एल्कोहल में, एल्कोहल में इसका मिश्रण बनाए तो वो फिर कोलाइड नेचर दर्शाता है। वो कैसा नेचर दर्शाता है? कोलाइड ही नेचर दर्शाता है, यानी वो जानता झिल्ली से विस्तृत नहीं होता। नमक पानी के साथ क्या है? क्रिस्टलोइड। नमक एल्कोहल के साथ क्या है? कोलाइड। पदार्थ तो एक ही है, ये भी नमक है, ये भी नमक है, लेकिन यहाँ ये पानी के साथ है, यहाँ ये एल्कोहल के साथ है। तो इसका मतलब कोलाइड और क्रिस्टलोइड कोई पदार्थ नहीं होते हैं, ये तो पदार्थ की एक कंडीशन, एक परिस्थिति, हम कह सकते हैं पदार्थ की एक अवस्था है। नमक पानी के साथ है क्रिस्टलोइड, नमक एल्कोहल के साथ है तो कोलाइड। पदार्थ तो एक ही है तो नमक ही, लेकिन पानी के साथ हो गया वो क्रिस्टलोइड, एल्कोहल के साथ हो गया कोलाइड। तो ये जो बात है जो थॉमस ग्राम ने बताई कि दो तरह के पदार्थ होते हैं, कोलाइड और क्रिस्टलोइड, ये पूर्ण रूप से सही नहीं है। हमें पता लग रहा है कि कोलाइड जो है, हम ये कह सकते हैं, इन सब बातों से जो निष्कर्ष निकल के आता है वो ये है कि कोलाइड कोई पदार्थ नहीं है, ये तो पदार्थ की एक परिस्थिति है, यह पदार्थ की एक अवस्था है। तो ध्यान रखेंगे, कोलाइड पदार्थ की क्या है? एक अवस्था है। ठीक है, क्या है? कोलाइड पदार्थ की एक अवस्था है। वो किसके साथ है, पदार्थ किसके साथ है, उस पर डिपेंड करेगा वो कोलाइड है क्रिस्टल। तो एग्जाम्पल से आपको समझ में आ रहा है, नमक पानी के साथ है क्रिस्टलोइड, नमक एल्कोहल के साथ है तो कोलाइड। अब कोलाइड के अलावा अनेक तरह के, अब देखो यहां जो इन्होंने बातें बताई कि क्रिस्टलोइड और कोलाइड, अब ये कोलाइड के बारे में और ज्यादा हम डिस्कस करें, और ज्यादा जानना जानना चाहेंगे, हम और ज्यादा देखेंगे इसके बारे में। तो ये देखो, ये सभी कोलाइड है, सभी की कोलाइडी नेचर होता है। ये झाग है, ये भी कोलाइड होता है। ठीक है, यहाँ हम देख रहे हैं ये है नमक का पानी में सॉल्यूशन बनाया। नमक का किसमें सॉल्यूशन बनाया है? पानी में। NaCl को पानी में घोला गया। NaCl का पानी में जो सॉल्यूशन होता है वो होता है समांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण को ही आप कहते हैं सॉल्यूशन। ऐसा हम पढ़ चुके हैं पार्ट नंबर 2। दूसरे पार्ट में हम पढ़ चुके हैं कि जो विलयन है वो दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण होता है। और नमक का जो पानी में विलयन होता है, नमक का जो पानी में मिश्रण होता है वो समांगी मिश्रण है, यानी वो विलयन, इसको बोलते हैं अपन वास्तविक विलयन, ट्रू सॉल्यूशन। क्या कहते हैं इसको? वास्तविक विलयन कहते हैं, या हम कह सकते हैं ट्रू सॉल्यूशन कहते हैं। ये वास्तव में विलयन है, यही विलयन वास्तव में जो समांगी मिश्रण होता है ना, वही विलयन होता है। ऐसा हमने विलयन की परिभाषा में पढ़ा, ये सबको याद होगा। ठीक है, तो नमक का पानी में जो मिश्रण है वो वास्तविक मिश्रण होता है, जिसको थॉमस ग्राम ने क्या कहा था? क्रिस्टलोइड कहा था। थॉमस ग्राम ने क्रिस्टलोइड कहा था नमक का पानी मिश्रण, और ये क्या है? वास्तविक विलयन होता है, समांगी मिश्रण। अब विलयन कई तरह से बन सकते हैं, मिश्रण कई तरह से, जैसे पानी के अंदर हमने नमक को घोला, ये समांगी मिश्रण बन गया। लेकिन यदि पानी के अंदर अपन कीचड़ को घोल दें, पानी में कीचड़ का सोल्यूशन, ये मडी वाटर बोलते हैं इसको,
कीचड़ का सॉल्यूशन, गंदा पानी है, मड़ी वाटर है यहाँ। ये जो सॉल्यूशन है ये भी एक तरह से सॉल्यूशन ही है, लेकिन ये होता है विषमांगी। ये मिश्रण कैसा है? विषमांगी। कैसा है ये? विषमांगी। विषमांगी का मतलब हमें दिख रहा है, देखो यहाँ में साफ नजर आ रहा है कि पानी के अंदर कुछ घुला हुआ है। पानी के अंदर कुछ घुला हुआ है, ये कुछ भाग इसका नीचे बैठा हुआ है, कुछ ऊपर भी है। तो हमें साफ साफ पता चल रहा है कि ये पानी के अंदर कुछ उपस्थित है। और जब हमें ऐसा पता चल जाए कि पानी में कुछ चीज हमें दिखाई दे रही है, कुछ घुली हुई पता चल रही है, तो समझ लो क्या है? विषमांगी। यानी उसमें दो प्रावस्थाएं होंगी। विषमांगी का मतलब दो, उसमें अलग अलग प्रावस्थाएं होंगी। ठीक है। और पानी में जो कीचड़ है, इस तरह के मिश्रण को बोलते हैं निलंबन। क्या बोलते हैं इसको? ध्यान देना, इसको कहते हैं निलंबन, सस्पेंशन। क्या कहते हैं? निलंबन यानी सस्पेंशन। क्लियर? तो ये होता है सस्पेंशन। समझ में आ गया सबको? इसी तरह आगे देखो, पानी का विलयन बनाया हमने। ये बीच वाला देखो तुम, ये है पानी, और इसमें घोला गया है किसको? गोंद। पानी में किसको घोला गया है? गोंद को घोला गया है। यहाँ गोंद उपस्थित है पानी के, गोंद का सॉल्यूशन है। और पानी में जो गोंद का सॉल्यूशन है उसको हम पढ़ चुके हैं, उसको क्या कहते हैं हम? कोलाइन। थॉमस ग्राम ने क्या कहा था इसको? कोलाइन। ठीक है। देखो, पानी के अंदर नमक, पानी के अंदर गोंद, और पानी के अंदर कीचड़, तीनों में ही हमने पानी के अंदर अलग अलग पदार्थों को घोला है। यानी तीनों ही एक तरह से मिश्रण है। पानी में नमक का मिश्रण है, पानी में गोंद का मिश्रण है, और पानी में कीचड़ का मिश्रण। लेकिन तीनों अलग अलग है। पानी में नमक का मिश्रण तो क्या कहा हमने? वास्तविक विलयन, सॉल्यूशन। पानी का गोंद में विलयन क्या कहा गया? कोलाइन। और पानी में कीचड़ का मिश्रण क्या कहा गया? निलंबन। अब तीनों में डिफरेंस क्या है इनमें? तो तीनों है तो पानी के अंदर ही तो घोले गए हैं, तीनों एक तरह से विलयन ही तो होने चाहिए ये। लेकिन तीनों में क्या डिफरेंस है? तो पानी के अंदर नमक हम घोल देते हैं तो हमें केवल पानी दिखाई देता है, उसमें क्या घुला हुआ है ये हमें पता नहीं चलता। अब हम पानी को पीते हैं तो पता चलता है कि पानी के अंदर नमक घुला, ताकि देखने से हमें पता नहीं चलता पानी। लेकिन गोंद की पानी के अंदर घुला है तो हमें दूर से ही पता चल जाएगा कि पानी के अंदर कुछ घुला हुआ है। इसी तरह कीचड़ पानी में घुला हुआ है तो हमें भी दूर से पता चल जाएगा कि पानी के अंदर कुछ घुला हुआ है। तो पहला तो ये समझ में आ। अब ऐसा क्यों है? ऐसा है, इनमें उपस्थित जो पार्टिकल्स हैं, इनमें जो उपस्थित कण हैं, उनका आकार हम देखें तो नमक को जब पानी में घोलते हैं तो इनका आकार इतना छोटा होता है कि वो हमें दिखाई नहीं देता। जबकि कोलाइड में और निलंबन के अंदर जो पदार्थ घुले हुए हैं वो हमें पता चल जाते हैं। यानी इनमें उपस्थित जो कणों के आकार हैं वो बड़े होते हैं। और इनमें उपस्थित कणों के आकार के आधार पर, पार्टिकल्स का जो साइज है उन्हीं के आधार पर हमने इनको तीन भागों में बांट दिया। ये तीनों है विलियन एक तरह से, लेकिन तीनों में जो पार्टिकल्स उपस्थित हैं, जो इनमें कण उपस्थित हैं, उनका आकार अलग अलग है। तो उनके आकार में अंतर के आधार पर ही तीन तरह के ये मिश्रण हो गए, तीन तरह के ये विलयन हो गए। वास्तविक विलयन, कोलाइड और निलंबन। ये ध्यान रखना है, किसके आधार पर है ये? इनमें उपस्थित जो पार्टिकल्स हैं, इनमें उपस्थित जो कण हैं, उनके आकार के आधार पर, उनके साइज के आधार पर। देखो, साइज जिसमें सबसे छोटा है वो तो है वास्तविक, और जिसमें साइज ज्यादा बड़ा है वो है निलंबन, और जिसमें साइज इन दोनों के बीच का है वो है कोलाइड। ये पार्टिकल्स दिखाई दे रहे हैं, देखो ये सब पार्टिकल्स हैं, इनके कण हैं जिनका साइज, यहां हम बात करें कोलाइड की, तो कोलाइड में इन कणों का साइज 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर तक होगा। 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में होता है कणों का आकार, इसमें कोलाइड।
और निलंबन में कणों का आकार कोलाइड से ज्यादा बड़ा होता है, या हम कह सकते हैं 1000 नैनोमीटर से ज्यादा होता है, 1000 नैनोमीटर से बड़ा होता है। और वास्तविक विलयन में कणों का आकार छोटा होता है, यानी 1 नैनोमीटर से कम होता है। क्लियर हो गई बात? 1 नैनोमीटर से अगर साइज छोटा है तो वास्तविक विलयन है, 1000 नैनोमीटर से बड़ा साइज है तो वो निलंबन है, और 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में पार्टिकल्स का साइज है तो वो क्या है? कोलाइड है। अब इसको बोल देते हैं अपन कोलाइडी सीमा। ये कोलाइडी सीमा है, यानी इस सीमा के बीच में 1 से 1000 नैनोमीटर के बीच में जो भी आएगा ना वो कोलाइड प्रकृति दर्शाएगा, यानी वो कोलाइड होगा। ये सबको याद होना चाहिए कि कोलाइडी सीमा कितनी है, कोलाइडी सीमा कितनी है ये सबको पता होना चाहिए। 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर तक होती है कोलाइडी सीमा। अगर मीटर में बोले तो क्या कह सकते हैं अपन? मीटर में बोले तो 1 नैनोमीटर मतलब कितना मीटर होता है? मीटर में बोले तो 1 नैनोमीटर मतलब क्या लिखूं मैं? 10 की घात माइनस 9 मीटर। वेरी गुड। और 1000 नैनोमीटर को क्या लिखूं? 10 की घात माइनस 6 मीटर। अगर मीटर में बोले तो 10 की घात माइनस 9 मीटर से 10 की घात माइनस 6 मीटर का साइज होता है। कई बार क्या होता है एग्जाम में वो मीटर में भी पूछ सकता है, नैनोमीटर में भी पूछ सकता है, सेंटीमीटर में भी पूछ सकता है। अगर सेंटीमीटर में चेंज करें तो कितना हो जाएगा? अगर इसको सेंटीमीटर में चेंज करें मीटर को तो कितना हो जाएगा? 10 की घात माइनस 9 मीटर का मतलब कितना सेंटीमीटर है? 10 की घात माइनस 9 मीटर का मतलब कितना सेंटीमीटर है? सेंटीमीटर बोल रहा हूं बेटा, तो रुके, सेंटीमीटर की बात कर रहा हूं बेटा, सेंटीमीटर। मीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे तो क्या करेंगे? मीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे तो क्या करेंगे? 10 की घात माइनस 9 मीटर है, इसको सेंटीमीटर में बदलोगे तो 100 से गुणा करोगे ना, तो 100 से गुणा करेंगे तो क्या आएंगे? 10 की घात माइनस 7 सेंटीमीटर। और 10 की घात माइनस 6 का मतलब 10 की घात माइनस 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 10 की घात माइनस 7 से 10 की घात माइनस 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तीनों में आ गए, ध्यान रखेंगे। 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर, नैनोमीटर में बोले तो, मीटर में बोले तो 10 की घात माइनस 9 से 10 की घात माइनस 6 मीटर, और सेंटीमीटर में बोले तो 10 की घात माइनस 7 सेंटीमीटर से 10 की घात माइनस 4 सेंटीमीटर। ये है कोलाइडी सीमा। क्लियर? निलंबन का आकार समझ में आ गया। 1000 नैनोमीटर से ज्यादा है तो निलंबन, और 1 नैनोमीटर से छोटा है तो क्या है? वो वास्तविक विलयन। अब देखो कोलाइड जो है, अभी हमने देखा ये 3 तरह के पदार्थ बताए मैंने, एक तो ट्रू सॉल्यूशन बताया, एक सस्पेंशन बताया, और एक कोलाइड बताया। ट्रू सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलाइड। ट्रू सॉल्यूशन का मतलब अभी क्या कहा मैंने? वास्तविक विलयन। ये वास्तविक विलयन है, ये निलंबन है, और ये कोलाइड है। तीनों में मुख्य अंतर क्या है? इनका आकार का। यहाँ आकार कितना है? यहाँ आकार कितना है? 1 नैनोमीटर से छोटा। ये बात सबको पता होनी चाहिए, 1 नैनोमीटर छोटा। सस्पेंशन का आकार कितना है? 1000 नैनोमीटर से बड़ा। और कोलाइड का आकार कितना है? 1 नैनोमीटर। ये बात, ये चीज मैंने बार बार बताई तो सबको याद हो गई होगी। 1 नैनोमीटर से 1000 नैनो, ये चीज सबको याद होनी चाहिए। यही मुख्य अंतर है ट्रू सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलाइड में। प्रश्न पूछे कि ये जो 3 सॉल्यूशन है या 3 तरह के जो मिश्रण है वो किस आधार पर है? ये है इनमें उपस्थित पार्टिकल्स की साइज के आधार, साइज के आधार पर। और साइज कितना है इनका ये सबको पता होना चाहिए। सस्पेंशन कब होगा, ट्रू सॉल्यूशन कब होगा, कोलाइड कब होगा। ठीक है, अब जो कोलाइड है, हमने देखा कि कोलाइड में 2 प्रावस्थाएं होती है। तो कोलाइड की कैसी प्रकृति होती है? विषमांगी। वास्तविक विलयन जो है ना वो समांगी होता है, कोलाइड भी विसमांगी होता है, और सस्पेंशन भी क्या है? विषमांगी। जिसमें 2 प्रावस्थाएं हो, जिसकी प्रावस्थाएं हमें अलग अलग दिख जाए वो विषमांगी है। तो कोलाइड जो है वो विषमांगी होता है, और विषमांगी होता है इसका मतलब इसमें 2 प्रावस्थाएं होती है। ये 2 प्रावस्थाओं में पाया जाता है। इसमें 2 अलग अलग प्रावस्थाएं हमें दिखाई देती है। कोई भी कोलाइड देखेंगे
तो हमें पता चल जाएगा कि दो अलग अलग प्रावस्थाएं हमें दिखाई दे जाएगी। तो कोलाइड में जो दो प्रावस्थाएं हैं उनका नाम क्या है? इसमें दो प्रावस्थाएं, इसको कहते हैं अपन डिस्पर्स्ड फेज और एक को कहते हैं डिस्पर्स्ड मीडियम। डिस्पर्स्ड फेज का मतलब होता है परिक्षिप्त प्रावस्था और डिस्पर्सन मीडियम का मतलब होता है परिक्षेपण माध्यम। परिक्षेपण माध्यम, ठीक है, परिक्षेपण माध्यम। डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्स्ड मीडियम का मतलब क्या है? डिस्पर्स्ड फेज क्या होता है, डिस्पर्सन मीडियम क्या होता है? जो ज्यादा मात्रा में है, कोलाइड के अंदर जो प्रावस्था ज्यादा मात्रा में है उसको हम कहेंगे माध्यम, वो है परिक्षेपण माध्यम। और जो कम है उसको कहेंगे अपन परिक्षिप्त प्रावस्था। जैसे अपन ने सॉल्यूशन पढ़ा था, सेकंड चैप्टर जो पढ़ा था, सॉल्यूशन के भी दो घटक होते हैं, दो कंपोनेंट होते हैं। कौन कौन से? सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट्स के नाम बताएंगे, दो घटकों के नाम बताएंगे, विलयन के दो घटक बताएंगे। विलयन के दो घटक बताएंगे, विलयन के, हाँ विलायक, मोनिका ने बताया, वेरी गुड, दुर्गेश ने बताया विलय और विलायक, विलय और विलायक, वेरी गुड। तो दो घटक विलयन में होते हैं, विलय और विलायक। ज्यादा मात्रा में कौन होता है? ज्यादा मात्रा में कौन होता है? विलायक होता है, विलय होता है? ज्यादा मात्रा में कौन होता है? ज्यादा मात्रा में कौन होता है? विलायक। विलयन के अंदर ज्यादा मात्रा में कौन है? विलायक। और कम मात्रा में कौन होता है? विलय। उसी प्रकार से यहां हम बात कर रहे हैं कोलाइड, जो ज्यादा मात्रा में उसको हम यहाँ परिक्षेपण माध्यम कहेंगे और जो कम मात्रा में उसको हम यहाँ परिक्षिप्त प्रावस्था कहेंगे। दो प्रावस्थाएं हैं कोलाइड में, जो प्रावस्था अधिक मात्रा में है वो है परिक्षेपण माध्यम और जो कम मात्रा में है वो है परिक्षिप्त प्रावस्था। ये सबको पता होना चाहिए। जैसे इसका एग्जाम्पल देखें, जैसे स्टार्च का एग्जाम्पल देख रहे हैं, ये स्टार्च का कोलाइड है। किसका कोलाइड है? ये स्टार्च का। स्टार्च को पानी में घोल करके इसका कोलाइड बना दिया, ये स्टार्च कोलाइड है, ठीक है। अब स्टार्च को जब पानी में घोल करके और जब कोलाइड बनाया गया है तो यह परिक्षेप प्रावस्था कौन होगा और परिक्षेपण माध्यम कौन होगा? जो स्टार्च के पार्टिकल्स हैं, जो स्टार्च के पार्टिकल्स हैं वो तो है परिक्षिप्त प्रावस्था। क्या है वो? परिक्षिप्त प्रावस्था। और जो पानी है, क्योंकि स्टार्च को पानी में घोला है, ज्यादा मात्रा में पानी है, तो जो पानी के की बात करें तो पानी यहां पर, वाटर यहां पर क्या है? डिस्पर्सन मीडियम, यानी परिक्षेपण माध्यम। वाटर है यहां पर परिक्षेपण माध्यम, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। समझ में आ गई बात? तो पानी के अंदर स्टार्च को घोला है, जो ज्यादा मात्रा में वो माध्यम, तो पानी के अंदर हमने स्टार्च घोला है, तो पानी यहां हो गया माध्यम और स्टार्च यहां हो गया प्रावस्था। ये सबको क्लियर हो गई? तो सबको ध्यान होना चाहिए, कोलाइड की दो प्रावस्थाएं होती हैं, परिक्षेप प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम, ठीक है बेटा। कोलाइड वास्तविक विलयन और निलंबन में क्या डिफरेंस है, ये सबको पता होना चाहिए। देखो ये हम देखेंगे, ये तो है ट्रू सॉल्यूशन, ये है कोलाइड और ये है सस्पेंशन। इनमें पहला तो हमने क्या देखा? ट्रू सॉल्यूशन में कणों का साइज कितना है? 1 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर से क्या कम, ठीक। कोलाइड में कितना है? 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर। और सस्पेंशन में कितना है? 1000 नैनोमीटर से अधिक। ये सबको पता होना चाहिए। दूसरी बात, ट्रू सॉल्यूशन कैसा होता है? होमोजीनियस, समांगी। वास्तविक विलयन कैसा होता है? समांगी। कोलाइड कैसा होता है? विषमांगी। और सस्पेंशन भी कैसा होता है? विषमांगी। कोलाइड भी विषमांगी है और सस्पेंशन भी विषमांगी। तीसरी बात, देखो जो ट्रू सॉल्यूशन जो होता है ना, इसको हम
नहीं देख सकते, इसके जो पार्टिकल्स हैं इनको हम देख नहीं सकते, सूक्ष्मदर्शी से भी नहीं देख सकते इनके पार्टिकल। जबकि कोलाइड के पार्टिकल्स को अपन सूक्ष्मदर्शी से देख सकते हैं। ठीक है, आवाज कम कर। और सस्पेंशन के जो पार्टिकल्स हैं इनको हम नग्न आंखों से भी देख सकते हैं। ये हमें दूर से दिखाई दे जाएंगे, पानी के अंदर मिट्टी घुली हुई है, हमें दूर से पता चल जाएगा कि पानी के अंदर मिट्टी के कण हमें दिखाई दे जाएंगे, आंखों से हम देख सकते हैं, नग्न आंखों से देख सकते हैं। ठीक है, ये पार्टिकल नग्न आंखों से भी दिखाई देते हैं हमें, बिना चश्मे के, बिना सूक्ष्मदर्शी के भी दिखाई देते हैं। इसके अलावा भी कोलाइड में अनेक गुण पाए जाते हैं जिनको हम आगे देखेंगे, जिनके विषय में हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये मेन चीजें तो आपको पता होनी चाहिए, तीनों में क्या मेन डिफरेंस है ये सबको पता होना चाहिए। ठीक है, ये हम पढ़ ही चुके हैं। अब क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, कोलाइड के वर्गीकरण की बात करते हैं, कोलाइड का वर्गीकरण देखें हम। तो कोलाइड का वर्गीकरण तीन तरह से देखेंगे अपन, तीन प्रकार से वर्गीकरण किया गया है कोलाइड का। एक तो फिजिकल स्टेट के बेस पर, भौतिक अवस्था के आधार। भौतिक अवस्था कैसी है, डिस्पर्शन फेज की और डिस्पर्शन मीडियम की भौतिक अवस्था क्या है, परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम की भौतिक अवस्था, यानी वो गैस है या द्रव है या ठोस है, उस आधार पर इनका वर्गीकरण किया गया है। एक वर्गीकरण किया गया इनके बीच में इंटरेक्शन के आधार पर, इनके बीच में अन्योन्य क्रिया कैसी होती है। डिस्पर्शन फेज और डिस्पर्शन मीडियम के बीच में परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम के बीच में अन्योन्य क्रिया के आधार पर भी इनको बांटा। ठीक है, और तीसरा जो अंतर किया गया है वो किसके आधार पर किया गया है, इनके टाइप्स के आधार पर। इसके आधार पर जो पार्टिकल्स हैं कोलाइड के अंदर, जो डिस्पर्स्ड फेज है यानी परीक्षित प्रावस्था जो है ना, उसके जो पार्टिकल्स हैं उनके आधार पर, कणों के आधार पर, कणों की प्रकृति क्या है उसके आधार पर इनका वर्गीकरण किया गया। तीन तरह से कोलाइड का वर्गीकरण किया गया, एक तो परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम की भौतिक अवस्था के आधार, दूसरा परीक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम के बीच में अन्योन्य क्रिया के आधार पर, और तीसरा परीक्षिप्त प्रावस्था के कणों के आधार पर कि उनकी प्रकृति क्या है उसके आधार पर। इनका ध्यान से देखना है हमको, इनका वर्गीकरण आसानी से समझ में आ जाएगा, ध्यान से देखेंगे तो। पहला वर्गीकरण देखेंगे अपन फिजिकल स्टेट के आधार, फिजिकल स्टेट यानी भौतिक अवस्था के आधार, परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम की भौतिक अवस्था के आधार पर। चलो मुझे ये बताओ कि विलयन में जो विलय और विलायक है उनकी भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन कितने प्रकार का होता है, उनकी भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन कितने प्रकार का होता है, जल्दी बताएंगे मुझे। 9 प्रकार का बता रहे हैं बच्चे, सही है क्या 9 प्रकार? बिल्कुल सही है, 9 प्रकार का होता है विलयन, 9 प्रकार के होते हैं विलय और विलायक की भौतिक अवस्था के आधार। ठीक है, वेरी गुड, 9 प्रकार के विलयन है, सबको समझ में आ गया था, याद है सबको विलयन वाला चैप्टर। तो अब हम बात कर रहे हैं यहाँ कोलाइड की। तो कोलाइड जो है ना वो 8 प्रकार के होते हैं, ये बात नोट करना, विलयन तो 9 प्रकार के हैं लेकिन कोलाइड 8 प्रकार के। क्यों है, कैसे हैं, देखो सबसे पहले हम बात करते हैं, यदि भौतिक अवस्था 3 तरह की होती है, हमें ये भी तो पता ही है, गैस हो सकता है, द्रव हो सकता है, ठोस हो सकता है। गैस, द्रव और ठोस, 3 प्रकार के परिक्षेपण माध्यम हो सकते हैं, 3 प्रकार की ही परिक्षेप प्रावस्था हो सकती है। तीनों को अलग अलग चेंज करते हैं तो 9 प्रकार के कोलाइड बननी चाहिए। इस प्रकार विलियन 9 प्रकार के बनते हैं, उसी तरह कोलाइड भी 9 प्रकार के बननी चाहिए। जैसे सबसे पहले हम ले लेते हैं, यहां हम ले लेते हैं परिक्षिप्त प्रावस्था, और यहाँ पर माध्यम ले लेते हैं पहले। ये जो है ना ये है माध्यम, और माध्यम क्या ले लिया हमने, गैस। ये है परिक्षेपण माध्यम, जो हमने क्या ले लिया, गैस।
अब गैस के अंदर प्रावस्था क्या हो सकती है? गैस के अंदर प्रावस्था क्या हो सकती है? द्रव हो सकती है। और गैस के अंदर प्रावस्था क्या हो सकती है? ठोस हो। गैस भी तो हो सकती है। द्रव के अंदर गैसीय प्रावस्था भी तो हो सकती है, नहीं हो सकती क्या? मैं यहाँ बीच में गैस भी लिख देता। तो गैस अगर माध्यम है तो प्रावस्थाएं गैस भी हो सकती हैं, द्रव भी हो सकते हैं, ठोस भी हो सकती हैं। ये बात क्लियर है सबको? लेकिन अभी हमने देखा कि कोलाइड जो है ना, उसमें तो दो प्रावस्थाएं होती है। कोलाइड जो है ना वो तो विस्मांगी होता है। गैस का गैस में जो सॉल्यूशन बनेगा, गैस को गैस में अगर हम मिश्रण बनाएं तो वो विस्मांगी नहीं बनेगा। गैस का गैस में विलयन, गैस का गैस में सॉल्यूशन, गैस का गैस में मिश्रण हमेशा समांगी होता है। ये ध्यान रखें। एक गैस को दूसरी गैस में घोलेंगे तो आपस में ढंग से घुल मिल जाती है, पता ही नहीं चलता है कौन सी गैस किस में घुसते। तो यानी वो विषमांगी नहीं होता है। गैस का गैस में मिश्रण कैसा बनता है? समांगी। गैस अगर गैस के अंदर घोल दें तो कैसा बनेगा? गैस ही माध्यम है, गैस ही प्रावस्था, ऐसा संभव नहीं है। ऐसा कोलाइड नहीं बन सकता क्योंकि वो समांगी हो जाएगा फिर। और हम पढ़ चुके हैं कि समांगी नहीं होता है कोलाइड, तो कैसा होता है? विषमांगी होता है। तो गैस का गैस में कोलाइड नहीं बनता है। इस बात को आप नोट करेंगे। गैस का गैस में कोलाइड नहीं बनता है। समझ में आ रही बात? गैस का गैस में कोलाइड नहीं बनता, इसलिए मैंने इसको हटा दिया। गैस अगर है तो प्रावस्थाएं दो होंगी, या तो द्रव होंगी या ठोस होंगी। गैस अगर माध्यम है तो गैस परीक्षित प्रावस्था नहीं होती है गैस के। तो क्यों नहीं होती है समझ में आ गया? अब गैस के अंदर द्रव को हमने घोला है, या गैस के अंदर द्रव का जो कोलाइड है उसको कहते हैं एरोसोल। क्या कहते थे उसको? एरोसोल। गैस अगर माध्यम है तो उस तरह के कोलाइड का क्या नाम रखा गया है? एरोसोल। क्या कहते हैं उसको? एरोसोल। चाहे वो फिर गैस के साथ द्रव हो, चाहे फिर गैस के साथ ठोस हो, उनको कह देते हैं अपन एरोसोल। क्या कह देते हैं बच्चों? एरोसोल। ये ध्यान रखें, ये बात नोट करेंगे। गैस अगर माध्यम है और प्रावस्था द्रव या ठोस में से कोई भी हो सकता है, तो इस तरह के जो कोलाइड हैं उनका नाम क्या रखा जाता है? उनको बोल देते हैं एरोसोल। क्या बोल देते हैं उनको? एरोसोल। दिखाई दे रहे हैं सबको? ये देखो, फोग यानी कोहरा, बादल, इसी तरह के एग्जाम्पल है। कोहरा क्या है? कोहरे को अपन देखते हैं, जो फोग सर्दियों के अंदर जो कोहरा आ जाता है, धुंध आ जाती है चारों तरफ, वो है क्या चीज? सर्दियों में क्या होता है? पानी की छोटी छोटी बूंद होती है, बहुत छोटी छोटी बूंदें होती हैं जो वायुमंडल में तैरती रहती है। उसी को अपन बोल देते हैं फॉग या धुंध या कोहरा। तो गैस जो है वायुमंडल में, गैस है, वायु तो है, और वायु के अंदर क्या है? पानी की छोटी छोटी बूंदें हैं, तो बन जाता है कोहरा। है ना? पानी की छोटी छोटी बूंदें हैं तभी तो कोहरा बनता है। तो यहाँ गैस तो है माध्यम, और पानी की छोटी छोटी बूंदें हैं प्रावस्था। यानी गैस माध्यम है और उसके अंदर पानी की बूंदें हैं माध्यम। यानी गैस माध्यम हो गया और द्रव क्या हो गई? द्रव क्या हो गई वहां पर? प्रावस्था हो गई। इसी तरह बादल का हम देखें, बादल भी वही बात है। बादल क्या है? वायुमंडल में जो वायु है वो गैस है, उसमें पानी की बूंदें रहती हैं, छोटी छोटी बूंदें रहती हैं, वो बादल का रूप ले लेती हैं। और जब ये बूंदें पानी के रूप में नीचे आती है तो बारिश हो जाती है। इसी तरह जैसे यहाँ पर देखो, ये पेस्टिसाइड, पेड़ों के अंदर, फसलों के अंदर दवाई छिड़कते हैं अपन, दवाई छिड़कते हैं तो भी वहां पर पानी की छोटी छोटी बूंद, दवाई की बहुत छोटी छोटी बूंद एक पाई जाती है ना वहां पर, वो भी वायुमंडल के अंदर घुली रहती है। तो ये भी एक तरह से क्या है? कोलाइड होता है। तो फोग है यानी कोहरा है, बादल है, जब दवाइयों का छिड़काव करते हैं तो भी कोलाइड का फॉर्मेशन। नरेश कुमार बता रहे हैं N2+ क्लोरोफॉर्म। बेटा ये कोलाइड नहीं है, ये है सॉल्यूशन, ये विलियन बोलेंगे इस पर। तो कोलाइड नहीं बोलेंगे क्योंकि ये समांगी मिश्रण है। कोलाइड तो विषमांगी होता है। कोलाइड के एग्जाम्पल में नाइट्रोजन और क्लोरोफॉर्म को नहीं रखेंगे हम। यहाँ ये एग्जाम्पल ध्यान रखने हैं तुमको, है ना? ये ध्यान रखने हैं। गैस के अंदर द्रव के उदाहरण, ये सारे उदाहरण हैं। गैस के अंदर द्रव उपस्थित है यहाँ पर सब। समझ में आ गई बात? इसी तरह गैस के अंदर ठोस, गैस के अंदर ठोस,
अब गैस के अंदर ठोस का एग्जाम्पल बताओ, कोई अपने दिमाग से बताएगा, कोई भी एक एग्जाम्पल बताओ जिसमें गैस के अंदर ठोस उपस्थित है। गैस के अंदर ठोस का एग्जाम्पल बताएंगे, गैस के अंदर ठोस का एग्जाम्पल बताएंगे, कोई भी एक एग्जाम्पल जिसमें गैस है और गैस के अंदर ठोस उपस्थित है। धुआं देखा है, धुआं? धुआं तो सब देखते हो रोज। धुआं, धूम्र। धुआं क्या है? धुआं क्या है? देखो, जब अपन लकड़ी को जलाते हैं या किसी भी ईंधन को जलाते हैं, जलाने पर धुआं निकलता है। धुआं क्या है? कार्बन के कण होते हैं। कार्बन और अन्य पदार्थ होते हैं, ज्यादातर तो कार्बन होता है, उसके कण होते हैं। जो ज्यादा भारी कण होते हैं, जो हैवी होते हैं, वो तो राख के रूप में नीचे, वो राख के रूप में नीचे रह जाते हैं। और जो बिल्कुल हल्के कण होते हैं वो वायु के साथ ऊपर उड़ जाते हैं। उसी को अपन क्या कह देते हैं? उसी को हम धुआं कह देते हैं, उसी को धूम्र कह देते हैं। धुआं क्या है? तो धुआं भी एक तरह का कोलाइड है, जो गैस के अंदर ठोस का कोलाइड है। इसमें गैस के अंदर कार्बन के कण पाए जाते हैं। राख, कुछ पदार्थ तो नीचे रह जाता है, अपन लकड़ी जलाते हैं तो कुछ पदार्थ तो वहीं रह जाता है नीचे, वो तो राख है। और जो उड़ जाता है हवा में वो धुआं है। उड़ता कौन है? जो हल्का होता है। जो भारी होता है वो राख के रूप में हो जाता है। जो हल्की राख होती है वो ऊपर उड़ जाती है। समझ में आ गई बात? तो वो बन जाता है धुआं। धुआं क्या हो गया? गैस के अंदर ठोस का कोलाइड हो, यानी एरोसोल हो गया। इसी तरह अपन देखें धूल। धूल जानते हो? एक तो मिट्टी होती है, एक धूल होती है। गा, गाड़ियां चलती हैं तो गाड़ियों के पीछे धूल उड़ती है, या आंधी चलती है तो धूल, मिट्टी उड़ती है हवा के अंदर। हवा के अंदर जो मिट्टी घुली हुई है ना, उसी को अपन धूल कहते हैं। हवा के अंदर जो मिट्टी घुली हुई है वो धूल है। जब आंधी चलती है, हवा चलती है तो मिट्टी घुल जाती है हवा के अंदर, वो धूल है। यानी हवा है, गैस है, गैस के अंदर धूल, मिट्टी घुली हुई है, तो वो क्या हो गया? वो भी कोलाइड हो गया। गैस के अंदर ठोस का कोलाइड हो गया ना वो। समझ में आ गया सबको यहाँ तक? नेक्स्ट देखो, तो गैस अगर माध्यम है तो दो तरह के कोलाइड बनेंगे। गैस अगर माध्यम है तो दो तरह के कोलाइड बनेंगे, ध्यान रखेंगे। गैस के अंदर द्रव हो सकता है और गैस के अंदर ठोस हो सकता है। अगर माध्यम हम मान लें द्रव है, माध्यम क्या है? द्रव। माध्यम क्या ले लेते हैं अपन? द्रव ले लेते हैं, लिक्विड ले लेते हैं माध्यम। तो प्रावस्थाएं क्या क्या हो सकती हैं? गैस हो सकती है, प्रावस्था द्रव भी हो सकती है, और प्रावस्था ठोस भी हो सकती है। हो सकते नहीं हो सकते? तो ये ध्यान रखिए। अगर माध्यम लिक्विड है, माध्यम द्रव है, तो तीन तरह के कोलाइड बन सकते हैं। माध्यम अगर द्रव है तो तीन तरह के कोलाइड बनेंगे। कैसे बनेंगे? तीन समझ में आ गए? गैस उपस्थित है किसमें? द्रव में। ये देखो, ये जो अकेला है ना, ये माध्यम है, ये ज्यादा मात्रा में है। तो द्रव ज्यादा मात्रा में है, उसके अंदर गैस भी हो सकती है, द्रव भी हो सकती है, ठोस भी हो सकती है। द्रव के अंदर गैस, इस तरह के जो कोलाइड बनते हैं उनको बोलते हैं अपन फोम। क्या बोलते हैं उसको? फोम या झाग। झाग जो भी है, वो किसी प्रकार का भी झाग हो, वो इसी तरह का कोलाइड। झाग में होता क्या है? झाग अपन देखते हैं फूल जाता है ऊपर। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वहां द्रव के अंदर क्या घुस गई है? एयर चली जाती है, उसमें वायु चली जाती है, तो ही तो बन जाता है फोम या झाग। चाहे वो साबुन का झाग है, चाहे वो सेविंग क्रीम का झाग है ना? वो किसी भी तरह का झाग है, वो इसी तरह का कोलाइड होता है। इसके अंदर हवा रहती है। ठीक है? द्रव के अंदर द्रव का जो कोलाइड है उसको कहते हैं इमल्सन। क्या कहते हैं उसको? इमल्सन या पायस। एक द्रव के अंदर दूसरा द्रव उपस्थित है तो वो पायस कहलाता है, वो इमल्सन कहलाता है कोलाइड की। और द्रव के अंदर ठोस है, ठोस को द्रव के अंदर घोल करके कोलाइड बनाया गया है, तो उसको बोल देते हैं सोल। क्या बोल देते हैं उसको? सोल कह देते हैं, ये ध्यान रखेंगे। अब गैस के अंदर द्रव, सॉरी, द्रव के अंदर गैस, यानी फोम के एग्जांपल देखें। फोम कोई सा भी हो सकता है, वो साबुन का झाग भी हो सकता है,
वो और किसी भी प्रकार का झाग हो सकता है, या जो क्रीम होती है, फेंटी गई क्रीम, जैसे दूध से क्रीम निकाली जाती है, तो दूध, जैसे अपन हम छाछ से घी बनाते हैं, दही से घी बनाते हैं, प्राप्त करते हैं, तो क्या करते हैं, उसको तो हिलाते हैं तो घी ऊपर आ जाता है ना। क्यों आ जाता है? कि अंदर क्या चली जाती है, हवा। हवा के कारण ही तो फूलता है। फूलने का मतलब अंदर हवा चली जाती है ना। तो झाग किसी भी प्रकार का हो, फेंटी गई क्रीम है, दूध से क्रीम फेंटते हैं, क्रीम निकालते हैं, तो वो भी इसी तरह का एग्जाम्पल, वो भी फॉर्म का एग्जाम्पल। इमल्सन, इमल्सन को अपन आगे डिटेल से पढ़ेंगे। इमल्सन का मतलब है ऐसे दो द्रवों को मिलाएं अपन, जो आपस में अमिश्रणीय है। जैसे पानी के अंदर तेल को मिला दें, पानी प्लस तेल, तो इमल्सन बन जाएगा। पानी में तेल को मिलाएंगे तो इमल्सन, पानी के अंदर अपन एल्कोहल मिलाएंगे तो इमल्सन नहीं बनेगा, फिर वो तो समांगी मिश्रण बन जाएगा। समांगी नहीं होना चाहिए, विषमांगी होना चाहिए। तो इमल्सन द्रव का द्रव में कोलाइड होता है, जिसमें पानी, जैसे इसका एग्जाम्पल हमने पानी और तेल को मिलाओ, तो पानी और तेल को मिला करके लाओ तो गाढ़ा गाढ़ा से बन जाता है ना मिश्रण, वो इमल्सन कहलाता है। इसके अंदर दूध जो है ना, दूध, दूध भी इमल्सन है। दूध भी इमल्सन होता है। दूध में भी पानी और तेल ही तो पाए जाते हैं, वसा और पानी तो है दूध में। तो दूध भी इमल्सन का ही एक एग्जाम्पल। इसी तरह द्रव, हाँ, जो आपस में पूरी तरह से ना मिले, ऐसे द्रवों को मिलाएंगे तो बनेगा इमल्सन। सही बता रहा है नरेश। द्रव के अंदर ठोस को अपन घोलें, इसका एग्जाम्पल बताओ। द्रव के अंदर ठोस का एग्जाम्पल बताओ। जैसे गोंद का एग्जाम्पल हमने देखा था, स्टार्च को घोलते हमने देखा, गोंद, स्टार्च, प्रोटीन, है ना। इन सब का घोलने से जो क्लोराइड बनते हैं, वो इस प्रकार के क्लोराइड होते हैं। इसमें द्रव के अंदर किसको घोला गया है, द्रव के अंदर किसको घोला गया है यहाँ पर। जैसे ये एग्जाम्पल देखो, यहाँ पर चित्र दिखाई दे रहा है ना आपको, ये स्टार्च का सॉल्यूशन है यहाँ पर। ये देखो, ये स्टार्च को घोला गया है पानी के अंदर। बीच में पानी के अंदर किसको घोला गया है, गोंद को घोला गया है। या पानी के अंदर किसको घोला गया है, जिलेटिन को घोला गया है। तो ये इसी तरह के एग्जाम्पल है जहाँ द्रव के अंदर ठोस को घोल करके बनाया गया है। द्रव के अंदर ठोस को घोल करके बनाए गए क्या है, कोलाइड। ठीक है बेटा, समझ में आ गया सबको यहाँ तक? सबको समझ में आ गई बात यहाँ तक? ठीक है, बिल्कुल सरल सी बातें हैं। नेक्स्ट देखो, अब परिक्षेपण माध्यम ठोस भी तो हो सकता है। परिक्षेपण माध्यम ठोस भी तो हो सकता है। अगर ठोस माध्यम है, परिक्षेपण माध्यम क्या है, ठोस है, सॉलिड है। अब यह माध्यम सॉलिड है तो प्रावस्था गैस भी हो सकती है, प्रावस्था द्रव भी हो सकती है, और प्रावस्था ठोस भी हो सकती है ना प्रावस्था। तीन तरह की प्रावस्था। तो ठोस अगर माध्यम है तो भी तीन प्रकार के कोलाइड बने। ठोस अगर माध्यम है तो तीन प्रकार के कोलाइड बने। कौन कौन से? अब इनको अलग अलग नाम दिया गया है। इनको भी क्या क्या नाम दे सकते हैं अपन। अगर ठोस के अंदर गैस उपस्थित है तो इसको अपन बोलते हैं ठोस फॉर्म। क्या बोला इसको हमने, ठोस फॉर्म। द्रव के अंदर गैस थी तो वो खाली फॉर्म था, और ठोस के अंदर गैस है तो इसको बोलेंगे अपन ठोस फॉर्म। इसी प्रकार ठोस के अंदर अगर द्रव उपस्थित है, ठोस में द्रव उपस्थित है, तो उसको कहते हैं अपन क्या, जैली। क्या कहते हैं, जेल या जैली, जेल क्या कहते हैं। और ठोस के अंदर ठोस उपस्थित है तो इसको बोलते हैं ठोस सोल। क्या बोल देते हैं इसको अपन, ठोस सोल। ठोस ही प्रावस्था है, ठोस ही माध्यम है, तो इसको हम कहेंगे ठोस सोल। अब देखो इनके एग्जाम्पल देखें अपन। ठोस के अंदर गैस का एग्जाम्पल, जब ठोस के अंदर गैस उपस्थित है तो इस तरह के एग्जाम्पल देखें, इस तरह के एग्जाम्पल देखें हम। बताओ कोई। जैसे फॉर्म होता है, फॉर्म। सोफा देखा है, सोफे में फोम लगा होता है, तो उसमें क्या होता है, ठोस के अंदर हवा रहती है, तभी तो फूल अपन बैठते हैं तो पिघल जाता है, जब अपन उठते हैं तो वापस उसी स्थिति में आ जाता है, तो वह हवा घुस जाती है उसके अंदर। उसके अंदर क्या चली जाती है, हवा चली जाती है। तो वो इसी तरह का एक एग्जाम्पल। इसके अलावा प्यूमिस पत्थर आता है, उसके अंदर हवा रहती है, प्यूमिस पत्थर। ठीक है। रबर आते हैं, रबर जिनके अंदर हवा रहती है, हल्के वाले, तो उस वो भी इसी तरह के एग्जाम्पल।
जेल का एग्जाम्पल, ठोस के अंदर द्रव का एग्जाम्पल, जिसमें ठोस के अंदर द्रव उपस्थित है, जैसे पनीर जेली आती है, फ्रूट जेली आती है खाने की, है ना, जैम आते हैं, बूट पॉलिश है, बूट पॉलिश करते हैं ना अपन, बूट पॉलिश में क्या है, ठोस के अंदर द्रव उपस्थित है। इसी तरह अपन आटा गूंदते हैं, आटा तो गूंदते हैं अपन घर पे, खाना बनाते हैं, कभी मम्मी को आटा गूंदते हुए देखा होगा तुमने, तो आटा गूंदते हैं तो अपन क्या करते हैं वहां पर, आटा जब गूंदते हैं तो किसमें किसको मिलाया जाता है, आटा जब गूंदा जाता है तो पानी को मिलाया जाता है आटे के अंदर, तो वहां ज्यादा मात्रा में तो आटा ही है, पानी तो कम मात्रा में है। तो वो भी एक तरह का क्या है, वो भी जेल ही तो होता है, वो जेल ही तो होती है एक तरह से, है ना, वो भी जेल का एग्जाम्पल है। जो आटा गूंदते हैं अपन, गूंदने के बाद जो आटा में दिखता है, वो भी एक तरह का कोलाइड ही होता है। ठीक है ना, ये ध्यान रखेंगे। इसी तरह ठोस में, ठोस का एग्जाम्पल, ठोस के अंदर ठोस को, इसमें आएंगे अब, ठोस के अंदर ठोस का विलियन बताएंगे कौन है, ठोस के अंदर ठोस का विलियन पढ़ा था हमने, ठोस के अंदर ठोस का विलियन का एग्जाम्पल बताओ मुझे, विलियन का एग्जाम्पल बताओ, ठोस के अंदर विलय भी ठोस है और विलायक भी ठोस है, उसका एग्जाम्पल बताओ। विलय और विलायक दोनों ठोस हैं। Cu प्लस जेड एन, वेरी गुड। हाँ, मिश्र धातुएं जो होती है ना, वो विलियन का एग्जाम्पल, लेकिन वो एग्जाम्पल यहाँ नहीं आएंगे। मिश्र धातु वाले एग्जाम्पल हम विलियन की बात करते हैं, अब यहाँ कोलाइड की बात करेंगे तो कोलाइड में जैसे रंगीन कांच का एग्जाम्पल क्या लिख सकते हैं अपने, रंगीन कांच लिख सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं हम, और रत्न लिख सकते हैं, जो रत्न आते हैं ना, रंगीन रत्न आते हैं, वो भी इसी तरह के एग्जाम्पल है ना, रंगीन कांच है, रत्न है, रूबी वगैरह कई तरह के रत्न आते हैं। तो वो, ये ठोस में ठोस के कोलाइड के एग्जाम्पल है, वहां ठोस ही प्रावस्था, ठोस ही क्या है, माध्यम। समझ में आ गया सबको यहाँ तक? तो देखो, टोटल 8 तरह के क्लोराइड बन सकते हैं अगर भौतिक अवस्था बदल दे अपन। कितने तरह के क्लोराइड बन सकते हैं टोटल? 8 तरह के क्लोराइड बन सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया कैसे बनेंगे 8 तरह के क्लोराइड? देखो यहाँ पर, ये मैंने एक सारणी के रूप में दर्शा दिया यहाँ पर। अब पहले अलग अलग बताया, तब सारणी के रूप में भी देख सकते हैं अपन इनको। यहाँ पर सारणी देखो, सारणी के रूप में देखें तो देखो, यहाँ सारणी में ठोस, पहले प्रावस्था को लिया गया, ये ठोस प्रावस्था है और ये माध्यम है, ठोस माध्यम है, ठोस ही प्रावस्था है, तो उसको बोलेंगे अपन ठोस सोल। इसके एग्जाम्पल अभी मैंने बताया, रंगीन कांच, रत्न, है ना। इसी तरह द्रव तो है माध्यम और ठोस है प्रावस्था, द्रव है माध्यम और ठोस है प्रावस्था, तो इसके एग्जाम्पल देखो, इसको बोलते हैं सोल। जो पेंट होते हैं, कोशिका का जो लिक्विड होता है, कोशिका के अंदर जो कोशिका द्रव होता है, वो इस तरह के एग्जाम्पल में आ जाता है। इसी तरह माध्यम क्या है, गैस, और प्रावस्था क्या है, द्रव, सॉरी ठोस। ठोस कहाँ है, गैस में, इसको बोलते हैं एरोसोल, और इस तरह के एग्जाम्पल है धुआं, धूल, है ना। तो ये टेबल से तुम दोबारा पढ़ सकते हो, इसको टेबल में ध्यान देवो। ठोस माध्यम है, द्रव प्रावस्था है, उसको बोलेंगे अपन जेल, जिसमें पनीर है, मक्खन है, जेली है, इस तरह के एग्जाम्पल है। द्रव ही माध्यम है और द्रव ही प्रावस्था है, उसको बोलेंगे इमल्सन या पाया, जिसके एग्जाम्पल हमने देखे, दूध है, क्रीम है, बालों की क्रीम है ना। इसी तरह द्रव के अंदर गैस, गैस माध्यम है, द्रव प्रावस्था है, गैस माध्यम है, द्रव प्रावस्था है, तो उसको भी अपन, जहाँ माध्यम गैस आ गया उसको अपन एरोसोल कहते हैं। जहाँ माध्यम गैस है ना, वो एरोसोल है, ध्यान रखेंगे। इसके एग्जाम्पल धुंध, कोहरा, बादल, है ना। ठोस अगर माध्यम है और गैस अगर प्रावस्था है, तो उसको बोलेंगे अपन ठोस सोल, जिसके एग्जाम्पल है प्यूमिस पत्थर है, रबर है, फोम रबर। गैस द्रव के अंदर उपस्थित है, द्रव माध्यम है, गैस प्रावस्था है, तो ये बोलते हैं झाग यानी फोम। में झाग भी हो सकता है, फेंटी गई क्रीम भी हो सकती है, साबुन के झाग भी हो। तो ये टेबल याद कर लेना सब, है ना। यहाँ पहले तो लिखी हुई है प्रावस्था और बाद में लिखा हुआ है माध्यम, ये ध्यान रखें। समझ में आ गई तो टेबल बिल्कुल सरल है, समझ में नहीं आई तो फिर दिक्कत आए। समझ करके याद करोगे, इनके एग्जाम्पल पूछे जाते हैं। ठीक है, इनके एग्जाम्पल आते हैं, जैसे वो कहेगा कि धुआं किस प्रकार के कोलाइड का एग्जाम्पल है ना, दूध किस प्रकार का कोलाइड है, तो इस तरह के एग्जाम्पल याद रखें।
इमल्सन क्या होता है, जेल किसको बोलते हैं, है ना, सोल क्या होता है, तो ये ध्यान रखिए। अब इसके बाद में नेक्स्ट वर्गीकरण देखें। पहला वर्गीकरण देखा था हमने भौतिक अवस्था के आधार। दूसरा वर्गीकरण है इंटरेक्शन के आधार पर, अन्योन्य क्रिया के आधार। इसके आधार पर, अन्योन्य क्रिया के आधार पर परीक्षित प्रावस्था और परीक्षेपण माध्यम के बीच अन्योन्य क्रिया की बात करें। इनके बीच में अन्योन्य क्रिया किस तरह की होती है, इनके बीच में इंटरेक्शन कैसा है, उसके आधार पर दो तरह के कोलाइड होते हैं। एक को बोलते हैं अपन लियोफिलिक और एक को बोलते हैं लियोफोबिक। ठीक है, इसको बोलते हैं द्रव रागी और इसको बोलेंगे द्रव विरागी। तो हिंदी में बोले तो, या द्रव रागी को मतलब होता है द्रव स्नेही और द्रव विरागी का मतलब होता है द्रव विरोधी। यहां पर ऐसे कोलाइडों की बात करेंगे, यानी ये वर्गीकरण ऐसे कोलाइडों का है जहां माध्यम द्रव है। ये ध्यान रखिएगा, इनमें माध्यम द्रव है, क्योंकि दोनों के अंदर द्रव आ रहा है, द्रव द्रव, इन दोनों में माध्यम क्या होगा, द्रव। जब माध्यम द्रव है, प्रावस्था ठोस होगी सामान्यतः, लेकिन माध्यम क्या होगा, द्रव होगा। माध्यम अगर द्रव है तो दो तरह के हो जाएंगे अन्योन्य क्रिया के आधार पर, दो तरह कोलाइड हो जाएंगे, एक तो द्रव रागी और एक द्रव विरागी। नाम से पता चला द्रव रागी, रागी का मतलब स्नेही, जो द्रव से स्नेह करते हैं, जहां द्रव में स्नेह होता है, यानी जहां परीक्षित प्रावस्था और परीक्षेपण माध्यम के बीच में स्नेह होता है, इनके बीच में आकर्षण होता है। ल्योफोबिक का मतलब द्रव विरागी, द्रव विरागी का मतलब जहां परीक्षित प्रावस्था और परीक्षेपण माध्यम के बीच में आकर्षण नहीं होता है। जब द्रव रागी जहां आकर्षण है, द्रव विरागी जहां आकर्षण नहीं है। तो पहले अपन बात करते हैं द्रव रागी की। द्रव रागी कोलाइड, ठीक। द्रव रागी कोलाइड मैंने बताया क्या है, ये द्रव से स्नेह करते हैं, द्रव से स्नेह, द्रव स्नेही भी कहते हैं अपन को। और द्रव स्नेही का मतलब है कि इनमें परीक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम के बीच में आकर्षण होता है। परिक्षिप्त प्रावस्था प्लस परिक्षेपण माध्यम, परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम के बीच में क्या होता है, आकर्षण होता है। ये ध्यान है, परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम के बीच में क्या है, आकर्षण। अभी तो इसका नाम रख दिया द्रव रागी, द्रव स्नेही, क्योंकि इन दोनों के बीच में आकर्षण। यहां माध्यम क्या होता है, द्रव होता है, ठीक है। और प्रावस्था सामान्यतः अपन देखेंगे ठोस पाई जाएगी। तो यह इन दोनों के बीच में आकर्षण है, इस तरह के कोलाइड कहलाएंगे द्रव रागी कोलाइड। और द्रव रागी कोलाइड में ये बात ध्यान रखेंगे कि द्रव रागी कोलाइड को हम सामान्य बना सकते हैं, सामान्य विधि से बना सकते हैं। सामान्य विधि से बनाने का मतलब, कोलाइड को बनाने के लिए क्या करते हैं, जिस भी पदार्थ का कोलाइड बनाना है उस पदार्थ को परिक्षेपण माध्यम में मिलाते हैं और उसको हिला देते हैं, मिला करके हिला देते हैं तो बन जाता है। कोई विशेष काम नहीं करना पड़ता, मिलाना है, हिलाना है, कोलाइड बन जाता है। जैसे स्टार्च का कोलाइड बनाते हैं, स्टार्च का कोलाइड बनाने के लिए क्या करेंगे, पानी के अंदर स्टार्च मिलाएंगे और उसको हिला करके गर्म कर देंगे, कोलाइड बन। गोंद का कोलाइड बनाना है तो गोंद को पानी के अंदर मिलाएंगे तो गोंद का कोलाइड बन, ठीक है। तो द्रव स्नेही कोलाइड सामान्य विधियों से बनाया जाता है, ये ध्यान रखिए। इनको कैसी विधियों से बनाया जाता है, सामान्य विधियों से बनाया जाता है। इनको बनाने के लिए हमें विशेष विधियों का उपयोग नहीं करना पड़ता, ये आसानी से बन जाते हैं, सामान्य विधियों से बनता है। सॉरी, मैंने नहीं बनता लिख दिया, बनता है, सामान्य विधियों से बनता है। दूसरी बात, ये जो कोलाइड होते हैं ये उत्क्रमणीय होते हैं। कैसे होते हैं ये, उत्क्रमणीय। उत्क्रमणीय का मतलब, जैसे हमने स्टार्च को पानी के अंदर घोल दिया तो कोलाइड बन गया। अब हमें क्या करना है, दोनों को वापस अलग अलग करना है, तो अपन क्या करेंगे, पानी को वाष्प बनाकर उड़ा देंगे, स्टार्च एक रह जाएगा। फिर वापस कोलाइड बनाना है तो फिर वापस स्टार्च को पानी के अंदर घोल देंगे, फिर कोलाइड बन गया। यानी इनको बार बार अपन कर सकते हैं, पानी के अंदर स्टार्च को घोला, कोलाइड बन गया, फिर वाष्प बनाकर उड़ा दिया, फिर वापस बना लेंगे। तो ये प्रक्रिया चलती रहती है। उत्क्रमणीय का मतलब समझ में आ गया ना बात।
तो इससे उत्क्रमणीय होते हैं ये कोलाइड। एक बार बनाया जा सकता है, वापस फिर हम पदार्थ को प्राप्त कर सकते हैं, फिर उसे वापस कोलाइड बना। तो ये ध्यान रखेंगे, ये उत्क्रमणीय होते हैं द्रव स्नेही कोलाइड। और द्रव स्नेही कोलाइड जो है ना वो स्थायी भी होते हैं, ये ध्यान रखेंगे। ये कैसे होते हैं? स्थायी होते हैं। कौन कौन है द्रव स्नेही कोलाइड के एग्जाम्पल? जैसे ये सारे द्रव स्नेही कोलाइड है। स्टार्च को पानी के अंदर घोल करके बना दिया स्टार्च का कोलाइड, गोंद को पानी के अंदर घोल करके बना दिया गोंद का कोलाइड। इसी तरह जिलेटिन को पानी के अंदर, ये जिलेटिन का कोलाइड है, ये क्या है यहाँ पर? जिलेटिन। जिलेटिन को पानी के अंदर घोल दिया, यहाँ गोंद को पानी के अंदर घोला गया है, यहाँ स्टार्च को पानी के अंदर घोला गया है। ठीक है, तो पानी के अंदर घोल करके सामान्य विधि से बनाते हैं, इनमें कोई विशेष बात नहीं करते, पानी के अंदर डालते हैं, चम्मच से हिला देते हैं, कोलाइड बन जाता है। वापस इनको प्राप्त किया जा सकता है, ये उत्क्रमणीय होते हैं, ये स्थायी भी होते हैं। ये कैसे होते हैं? स्थायी कोलाइड होते हैं। इनके एग्जाम्पल ध्यान रखें, स्टार्च का है, गोंद का है, जिलेटिन का, ये सभी कोलाइड द्रव स्नेही कोलाइड के एग्जाम्पल। ठीक है, दूसरा देखते हैं अपन, द्रव विरोधी लियोफोबिक कोलाइड, जिसको अपन बोलते हैं द्रव विरोधी कोलाइड या द्रव विरागी कोलाइड। द्रव विरोधी का मतलब तो समझ गए ना, यहाँ परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम के बीच में आकर्षण नहीं होता। परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम के बीच में आकर्षण नहीं होता है। आकर्षण नहीं होता है इसका मतलब यहाँ प्रतिकर्षण होता है, विरागी होते हैं। यहाँ आकर्षण नहीं है, ये एक दूसरे से स्नेह नहीं करते, माध्यम और प्रावस्थाओं के बीच में स्नेह नहीं होता है, तो इसको बोलते हैं अपन लियोफोबिक, द्रव विरोधी कोलाइड। यानी ये सामान्य विधियों से नहीं बनाते, इनको अपन सामान्य विधि से नहीं बनाते, इनको बनाने के लिए विशेष प्रकार की विधियों का ही उपयोग किया है। अब विशेष प्रकार की विधियां क्या है, इनको अपन आगे डिटेल से पढ़ेंगे, जब कोलाइड बनाने की विधियां देखेंगे तब पढ़ेंगे अपन कौन कौन सी विधियों से अपन इनको बना सकते हैं। तो विशेष प्रकार की विधियों से ही बनते हैं, ये ध्यान रखेंगे, सामान्य विधियों से नहीं बनते। और ये अनुत्क्रमणीय होते हैं, ये भी ध्यान रखें। अनुत्क्रमणीय का मतलब एक बार कोलाइड बन गया और हम ये चाहते हैं कि वापस हम वो पदार्थ प्राप्त कर ले जिसका कोलाइड हमने बनाया है, तो उसको हम वापस प्राप्त नहीं कर सकते। कोलाइड बन गया तो फिर बन गया, तो उसको हम वापस प्राप्त करना चाहें तो नहीं कर सकते। ठीक है, यानी ये अनुत्क्रमणीय होते हैं और ये अस्थायी भी होते हैं, स्थायी नहीं होते हैं, कम स्थायी होते हैं। अस्थायी होते हैं या हम कह सकते हैं कम स्थायी होते हैं। इनको स्थायी बनाने के लिए इनमें मिलाए जाते हैं कुछ पदार्थ, जिनको बोलते हैं स्थायी कारक। इनको स्थायी करने के लिए इसमें कुछ पदार्थ मिलाए जाते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं अपन? स्थायी कारक कहते हैं, ये ध्यान रखें। तो स्थायी कारक मिलाने पर ये स्थायी होगा, अपने आप स्थायी कोलाइड नहीं बनेगा, स्थायी कारक मिलाने पर स्थायी कोलाइड बनेगा। ठीक है, समझ में आ रही है बात सबको? तो लियोफोबिक कोलाइड का मतलब द्रव विरोधी, द्रव विरोधी का मतलब समझ में आ रहा है, परीक्षित प्रावक का परीक्षण माध्यम के बीच में आकर्षण नहीं होता है, इनको अपन सामान्य विधियों से नहीं बना सकते, इनको अपन वापस प्राप्त करना चाहें कोलाइड बनाने के बाद पदार्थ को तो प्राप्त नहीं कर सकते, यानी अनुक्रमणीय है। ये अस्थायी है, इनको स्थायी करने के लिए कुछ दूसरे पदार्थ इनके अंदर मिलाए जाते हैं, जिनको अपने स्थायी कारक कहते हैं। कौन कौन है? जैसे धातु के जो भी कोलाइड है ना, धातु के कोलाइड, जैसे अपन धातु के कोलाइड बनाते हैं, तो धातुओं के कोलाइड जैसे सोने का कोलाइड, चांदी का कोलाइड, सल्फर का कोलाइड, ये सभी कोलाइड कैसे होते हैं? द्रव विरोधी। ठीक है, जैसे ये कोलाइड है, ये आर्सेनिक सल्फाइड का कोलाइड है, आर्सेनिक सल्फाइड को बनाया, आर्सेनिक सल्फाइड कोलाइड बनाया गया, लेकिन ये कोलाइड ऐसे नहीं बनता कि ऊपर से आर्सेनिक सल्फाइड डाला, हिलाया और बन गया, ऐसे नहीं बनेगा, इनको अलग तरह से बनाया जाता है। जैसे फेरिक हाइड्रोक्साइड का कोलाइड है, FeOH का होता है, इसका कोलाइड है, फेरिक हाइड्रोक्साइड का कोलाइड है। जैसे ये सोने का कोलाइड है, स्वर्ण का कोलाइड है, सोने का कोलाइड। तो ये कोलाइड के आप सोने को पानी के अंदर कैसे घोलेंगे? तो उनको अपन डायरेक्ट नहीं घोल सकते कि घोल गया बन गया सोने कोलाइड, उनको अलग विधियां आती हैं, उन विधियों से ये कोलाइड बनते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखें। तो ये सभी कोलाइड हैं, कौन से कोलाइड हैं? सारे के सारे द्रव विरोधी। ध्यान रखेंगे, धातु का कोलाइड है, धातु सल्फाइड का कोलाइड है, तो वो सब कैसे कोलाइड हैं? वो सब द्रव विरोधी कोलाइड होते हैं। सारे के सारे कैसे कोलाइड होते हैं? वो द्रव विरोधी कोलाइड होते हैं। जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये सारे एग्जाम्पल हैं द्रव विरोधी कोलाइड। ठीक है भाई, समझ में आ गया सबको? द्रव स्नेही
और द्रव विरोधी कोलाइड सबको समझ में आ गए। द्रव स्नेही द्रव विरोधी कोलाइड सबको समझ में आ गए ना। द्रव स्नेही में स्नेह का परिक्षेप प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम के बीच में, द्रव विरोधी में यहाँ स्नेह नहीं होगा। द्रव स्नेही को अपन सामान्य विधियों से बना सकते हैं, उनको अपन सामान्य विधियों से नहीं बना सकते। द्रव स्नेही उत्क्रमणीय होते हैं, द्रव विरोधी अनुत्क्रमणीय होते हैं। द्रव स्नेही स्थायी होते हैं, वो अस्थायी होते हैं, है ना। तो ये अंतर भी सबको याद होना चाहिए, इनके एग्जाम्पल भी सबको याद होने चाहिए। एग्जाम में आ जाते हैं कई बार, द्रव स्नेही द्रव विरोधी कोलाइड में अंतर बताइए, तो ये अंतर सबको याद होना चाहिए ना, इनके एग्जाम्पल सहित हमें अंतर याद हो। ठीक है। अब तीसरा वर्गीकरण है टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द डिस्पर्स्ड फेज। डिस्पर्स्ड फेज के जो पार्टिकल्स है, यानी परीक्षित प्रावस्था के जो कण हैं, उनके आधार पर, परीक्षित प्रावस्था के जो कण है ना, उनके आधार पर, परीक्षित प्रावस्था के कणों के आधार पर, कणों की प्रकृति के आधार पर, ये कह सकते हैं कणों की प्रकृति कैसी है उसके आधार इनको बांटा जाए। ये तीन प्रकार के हो गए, सारा तीन टाइप्स हो गए उनको। पहला मल्टी मोलिकुलर कोलाइड। मल्टी का मतलब बहु, मोलिकुलर का मतलब आणविक, तो इसको हम कह सकते हैं बहु आणविक कोलाइड। ठीक है। मैक्रोमोलिकुलर, मैक्रोमोलिकुलर का मतलब होता है बड़े अणु, या हम कह सकते हैं वृहद आणविक, वृहद अणु होते हैं ये, और वृहद अणु से आ गया वृहद आणविक कोलाइड। और एसोसिएटेड को हिंदी में बोले तो संगुणित कोलाइड। एसोसिएट का मतलब तो जानते हैं ना सब, संगुणित होना, पास पास आना, तो ये होते हैं संगुणित कोलाइड। ठीक है। ये कैसे कोलाइड है? संगुणित कोलाइड, ये ध्यान रखें। तीन तरह के कोलाइड होते हैं परीक्षित प्रावस्था के कणों के आधार, बहुआण्विक, वृहद आणविक और संगुणित। अब ये है क्या, नाम से पता चल रहा है, वैसे तो समझ में आ जाएगा। देखो अब पहले बात करते हैं मल्टी मोलिकुलर की। पहले अपन किसकी बात कर रहे हैं? मल्टी मोलिकुलर, बहुआण्विक कोलाइड। मल्टी मोलिकुलर कोलाइड, बहुआण्विक कोलाइड। बहुआण्विक कोलाइड क्या होता है? बहु का मतलब अनेक, बहु का मतलब होता है अनेक, आणविक यानी अणु, अनेक अणुओं से मिलकर बनने वाला कोलाइड। देखो कैसे है, समझ में आया। अभी हमने पढ़ा था कोलाइडी सीमा कितनी होती है, जल्दी बताएंगे। कोलाइडी सीमा कितनी होती है, जल्दी बताएंगे। कोलाइडी सीमा कितनी है? कोलाइडी सीमा कितनी है, जल्दी बताएंगे। वेरी गुड। 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर। ठीक है बेटा, 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर, यही होती है कोलाइडी सीमा। 1 नैनोमीटर से 1000, यानी जिसमें कणों का आकार, परीक्षित प्रावस्था के कणों का आकार 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में है ना, वही कोलाइड है। ठीक है बेटा, ठीक है। अब बहुआण्विक कोलाइड का मतलब क्या होता है? ऐसे पदार्थ होते हैं, देखो ये एग्जांपल, ऐसे पदार्थ हैं जिनमें, जैसे अपन पानी के अंदर ये घोल दिया, यहां देखो कणों का साइज जो है ना छोटा, छोटा कितना है? 1 नैनोमीटर से कम है। यहाँ साइज 1 नैनोमीटर से कम है। साइज कितना है? 1 नैनोमीटर से कम है। ये कणों का साइज 1 नैनोमीटर से कम है, यानी ये कोलाइड नहीं बन सकता। अब ये छोटे छोटे कण हैं जिनका साइज बहुत छोटा छोटा है। 1 नैनोमीटर से कम क्या, बहुत कम होता है। 1 नैनोमीटर से तो बहुत ज्यादा कम है इनका साइज। तो ये क्या करते हैं, ये कोलाइड कैसे बनाएंगे फिर? तो ये क्या करते हैं, ये कण पास पास आ जाते हैं और इनके बहुत सारे अणु मिल करके और अपना आकार कितना कर लेते हैं? 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में अपना आकार। वैसे तो कोलाइड नहीं बना रहे, अलग अलग हैं तो कोलाइड नहीं बन सकते, लेकिन क्या करते हैं, ये बहुत सारे अणु पास पास आकर के और एक बड़ा अणु बना लेते हैं जिसका आकार 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में हो जाता है। इसलिए इसको कह देते हैं अपन कौन से? बहुआण्विक। बहुआण्विक का मतलब समझ में आ गया ना सबको? अब क्लियर हो गई होगी बात। बहुआण्विक तो बहुत सारे अणु मिलकर के इस तरह के कोलाइड बनाते हैं। तो यहाँ देखो, जो परीक्षित प्रावस्था के कण हैं, ये परीक्षित प्रावस्था के कण हो गए। अभी बहुत सारे अणु पास पास आकर के और कोलाइड का निर्माण कर रहे हैं।
इस तरह के कोलाइड बनते हैं बहुआण्विक, मल्टीमोलिकुलर कोलाइड। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये मल्टीमोलिकुलर कोलाइड कैसे बनते हैं, क्लियर हो गई बात सबको। जब किसी पदार्थ को हम उचित विलायक में घोलते हैं, जैसे पानी के अंदर हमने इसको घोल दिया, पानी के अंदर घोलने के बाद उनके कणों का आकार बहुत छोटा है, इतना छोटा है कि वो कोलाइड की सीमा में नहीं है, 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में नहीं है। तो फिर क्या करते हैं, इनके अनेक कण पास पास आकर के, और इस तरह पास पास आकर के एक बड़ा कण बना लेते हैं जिसका आकार कोलाइड सीमा में आ जाता है। तो इस तरह के जो कोलाइड बनते हैं उनको कहते हैं अपन बहुआण्विक कोलाइड। जैसे सोने का जो कोलाइड है ना, ये सोने का कोलाइड है, सोने का कोलाइड बहुआण्विक कोलाइड होता है। सोने को जब पानी के अंदर घोला जाता है, सोने का जब पानी में कोलाइड बना जाता है, तो वहां सोने के बहुत सारे परमाणु पास पास आकर के और कोलाइड सीमा का निर्माण करते हैं, कोलाइड का निर्माण करते हैं। जैसे सल्फर का कोलाइड है, तो ये एग्जांपल ध्यान रखेंगे, ये एक सल्फर का कोलाइड है, सल्फर का कोलाइड भी बहुआण्विक कोलाइड होता है। सल्फर के जो कोलाइड होते हैं वो बहुआण्विक होते हैं। सल्फर का अणु होता है S8। जब सल्फर के यानी S8 कितने 1000 S8 पास पास आकर के व्यवस्थित होते हैं तो बन जाता है सल्फर का कोलाइड। 1000 सल्फर के अणु आस पास आते हैं तो बनता है सल्फर का। समझ में आ गई बात। तो इसे क्लियर हो गई बात। अब नेक्स्ट देखो, ये तो बिल्कुल क्लियर हो गई होगी बात सबको, बिल्कुल सरल सी बात है, बहुआण्विक नाम से चल रहा है बहुआण्विक। ठीक है, बहुत सारे अणु पास पास आते हैं तो बनता है कोलाइड, इसलिए उसको बोलते हैं बहुआण्विक कोलाइड। पास पास क्यों आते हैं, क्योंकि जब दूर दूर रहते हैं तो उनका आकार बहुत छोटा होता है, कोलाइड इस सीमा में नहीं होता है, तो कोलाइड बनाने के लिए वो पास पास आते हैं, इसलिए बन जाता है कोलाइड। इनके एग्जाम्पल ध्यान रखेंगे, सोने का कोलाइड और सल्फर का कोलाइड। नेक्स्ट है मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड। मैक्रो, मैक्रो का मतलब होता है बड़ा, मैक्रो का मतलब क्या होता है बड़ा, बहुआण्विक। इसको हिंदी में बोले तो सॉरी वृहद आणविक, बड़ा का मतलब वृहद, तो इसको हिंदी में बोले तो हो गया वृहद आणविक कोलाइड। वृहद आणविक कोलाइड, अब इसको इससे इसके इससे समझो तुम, वृहद आणविक कोलाइड को अपन नाम से समझो वृहद आणविक, यानी वृहद आनी बड़े अणु। ठीक है, बड़े अणु से बना कोलाइड। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जैसे जो बहुलक हैं, जैसे स्टार्च, जैसे प्रोटीन। ठीक है, ये बहुलक होते हैं, इनके कणों का आकार बहुत बड़ा होता है। अब इनसे कोलाइड इनका आकार कोलाइडी सीमा से ज्यादा बड़ा है, इनका आकार कोलाइडी सीमा जो है ना 1 से 1000 नैनोमीटर, इससे बड़ा होता है इनका आकार, यानी 1000 नैनोमीटर से ज्यादा बड़ा है इनके कणों का आकार। तो फिर ये कोलाइड कैसे बनाएंगे, जब इनको उचित विलायक में यानी पानी के अंदर या किसी दूसरे विलायक में इनको घोलते हैं, तो घोलने पर ये जो बड़े अणु हैं, ये जो वृहद अणु हैं, ये इस कोलाइडी सीमा में बदल जाते हैं, टूट करके कोलाइड की आकार में आ जाते हैं, तो बन जाता है कोलाइड, जिसको अपन बोलते हैं वृहद आणविक कोलाइड, यानी वृहद अणु यानी बड़े अणुओं से बना कोलाइड। समझ में आ गई बात। जैसे इससे पहले हमने देखा था कि अणु छोटे होते हैं तो पास पास आकर के कोलाइड बनाते हैं, अब बड़े अणु हैं तो वो क्या करते हैं, वो कोलाइड सीमा में आने के लिए टूट जाते हैं, छोटे कणों में बदल जाते हैं। जैसे स्टार्च का कोलाइड है, ये एग्जांपल देखो, स्टार्च, स्टार्च को जब पानी में घोला जाता है, स्टार्च वृहद अणु होता है, बड़ा अणु होता है, तो जब इसको पानी में घोला जाता है तो इसका आकार कोलाइड सीमा में आ जाता है और ये कोलाइड का निर्माण करता है। इसी तरह प्रोटीन का कोलाइड है, सेलुलोज का कोलाइड है, तो ये सारे के सारे वृहद आणविक कोलाइड के एग्जाम्पल। समझ में आ गया, वृहद आणविक मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड, बिल्कुल सरल सी बात है। मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड बड़े अणु, वृहद अणु जैसे स्टार्च, प्रोटीन, सेलुलोज, जब इनको उचित विलायक में घोलते हैं तो इनका आकार कोलाइड की सीमा में आ जाता है, इस प्रकार बने कोलाइड कहलाते हैं वृहद आणविक कोलाइड। इनके एग्जाम्पल ये सबको याद हो। ठीक है, इसके बाद में तीसरा एग्जाम्पल है संगुणित है, तीसरा वर्गीकरण है संगुणित कोलाइड, एसोसिएटेड कोलाइड, संगुणित कोलाइड।
ठीक है, एसोसिएटेड का मतलब होता है संघ, और इसका मतलब भी समझ में, संगुणित का मतलब झुंड, झुंड बनना, बहुत सारे अणु पास पास जाते हैं, झुंड बना लेते हैं, तो उसको बोल देते हैं पर संगुणित कोलाइड, एसोसिएटेड कोलाइड। ठीक है, संगुणित कोलाइड। अब संगुणित कोलाइड कैसे बनते हैं? कुछ पदार्थ, ऐसे पदार्थ, देखो संगुणित कोलाइड कौन बनाते हैं? ऐसे पदार्थ जो कम सांद्रता पर, अगर इनकी सांद्रता कम है तो ये सामान्य वैद्युत अपघटय के समान व्यवहार दर्शा, सामान्य वैद्युत अपघटय के जैसा व्यवहार दर्शाएंगे अगर सांद्रता कम है तो। लेकिन जब इनकी सांद्रता अधिक कर देते हैं, अधिक सांद्रता पर, ये कोलाइड का निर्माण कर लेते हैं, यानी झुंड बना करके कोलाइड बना लेते हैं। तो इस तरह के कोलाइड कहलाते हैं संगुणित कोलाइड, एसोसिएटेड। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो कम सांद्रता पर तो वैद्युत अपघटय के जैसे व्यवहार करते हैं, वैद्युत अपघटय अपने जानते हैं, लेकिन सांद्रता बढ़ा देंगे तो फिर ये कोलाइड बन जाएंगे। इस तरह के कोलाइड जो होते हैं उनको बोलते हैं अपन संगुणित कोलाइड या एसोसिएटेड कोलाइड। जैसे ये है, ये एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल देखो, ये बहुआण्विक के जैसा ही लगेगा तुमको। यहाँ सांद्रता कम है, कम सांद्रता पर, कम सांद्रता पर तो ये अणु दूर दूर है इनके, ये अणु है या जो आयन है ये दूर दूर रहते हैं। ठीक है, ये सांद्रता कम है, ये कम सांद्रता पर है, लेकिन सांद्रता जब ज्यादा हो जाती है, सांद्रता जब बढ़ा देंगे तो ये एसोसिएटेड यानी संगुणित हो जाएंगे, झुंड बना देंगे। ये झुंड बन गए इनके, ये बहुत सारे झुंडों के रूप में आ गए, समूह के रूप में आ गए। तो इस तरह के कोलाइड कहलाते हैं कौन से? एसोसिएटेड कोलाइड, जिनको अपन मिसेल भी कहते हैं। मिसेल शब्द 10वीं में पढ़ा है तुमने, मिसेल, आगे पढ़ेंगे इसको और डिटेल से। तो मिसेल का निर्माण होता है, तो मिसेल यानी मिसेल, इसको कहते हैं अपन संगुणित क्लोराइड, कोई मिसेल कहते हैं। इस तरह मिसेल का निर्माण होता है। जैसे साबुन होता है ना, साबुन है, डिटर्जेंट पाउडर है, ये सब इसी तरह के क्लोराइड बनाते हैं। साबुन है, जितने भी डिटर्जेंट पाउडर है, किसी पाउडर को पानी के अंदर घोलेंगे, कम मात्रा अगर पानी के अंदर घोलेंगे ना तो वो सामान्य वैद्युत अपघटय होता है। लेकिन इनकी ज्यादा मात्रा अगर पानी के अंदर घोल देंगे तो फिर कोलाइड। ठीक है, सर्फ को कम मात्रा में, जो डिटर्जेंट पाउडर जिसको अपन सर्फ कहते हैं आम भाषा में, तो पानी में बहुत कम मात्रा घोलो तो पता नहीं चलेगा पानी के अंदर घोल रहे हो। लेकिन उसकी ज्यादा मात्रा घोलेंगे तो फिर गाढ़ा गाढ़ा सोल्यूशन बन जाएगा, कोलाइड बन जाएगा। क्यों कोलाइड क्यों बन जाएगा? क्योंकि उसके जो एसोसिएटेड हो जाएंगे, उसके अणु जो है ना वो पास पास आ जाएंगे और मिसेल बना लेंगे, झुंड बना लेंगे, तो बन जाएगा कोलाइड। ठीक है, समझ में आ गया? तो कणों की प्रकृति के आधार पर तीन तरह के कोलाइड हो गए। देखो, कणों की प्रकृति के आधार पर ये जो वर्गीकरण हम देख रहे हैं वो किसके आधार पर? टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द डिस्पर्स्ड फेज। एक हमने देखा बहुआण्विक कोलाइड, जिसमें अणु पास पास आ जाते हैं, बहुत सारे अणु, और कोलाइड सीमा का निर्माण करते हैं, इसलिए उसको बोलते हैं बहुआण्विक कोलाइड। जैसे सोने का कोलाइड इस तरह का एग्जाम्पल है ना, सल्फर का कोलाइड इस तरह का एग्जाम्पल है। फिर हमने देखा मैक्रोमोलिकुलर, वृहद आणविक। वृहद आणविक में बड़े अणु जो होते हैं, जो बहुलक होते हैं, उनको जब उचित विलायक में घोलते हैं तो ये अपना आकार 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में कर लेते हैं और कोलाइड बन जाता है, जिसमें स्टार्च है, सेलुलोज है, प्रोटीन है, इनके कोलाइड। फिर इसके बाद में हमने देखा संगुणित। संगुणित कोलाइड ऐसे पदार्थ बनाते हैं जो कम सांद्रता पर तो सामान्य, ऐसे पदार्थ ही बनाएंगे संगुणित क्लोराइड जो कम सांद्रता पर तो सामान्य वैद्युत अपघटय होंगे की तरह व्यवहार करेंगे, और सांद्रता बढ़ाने के बाद फिर वो एसोसिएटेड होकर के झुंड बना लेते हैं, और झुंड बनाने पर जो कोलाइड बन जाते हैं उनको बोल देते हैं अपन एसोसिएटेड यानी संगुणित कोलाइड या मिसेल कह देते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये था कोलाइड का वर्गीकरण। कोलाइड का वर्गीकरण हमने तीन प्रकार से देखा है। पहला, भौतिक अवस्था के आधार पर, परिक्षेप प्रावस्था, परिक्षेपण माध्यम की भौतिक अवस्था, इस आधार पर हमने देखे 8 प्रकार के कोलाइड। दूसरा वर्गीकरण देखा हमने अन्योन्य क्रिया के आधार पर, परिक्षेप प्रावस्था, परिक्षेपण माध्यम के बीच अन्योन्य क्रिया के आधार पर। इस आधार पर हमने 2 प्रकार के देखे, द्रवरागी और द्रव विरागी। और तीसरा वर्गीकरण हमने देखा परीक्षित प्रावस्था के कणों के आधार पर। इस आधार पर हमने 3 तरह के देखे, बहुआण्विक, वृहद आणविक और संगुणित कोलाइड।
तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो मैंने आज आपको बताया वो आपको बहुत अच्छा समझ में आया होगा। अगर आपने पूरा लेक्चर ध्यान से देखा है, बीच में उठ करके कहीं नहीं गए हैं, केवल ध्यान मेरी तरफ था, तो याद हो गया होगा। ये बहुत जटिल चीजें नहीं थी, बिल्कुल सरल चीजें थी, और ये याद हो जानी चाहिए, ध्यान रखें। अगर याद नहीं होती हैं तो फिर गड़बड़ है ना। जिसको थोड़ा याद हुआ वो एक बार इसका वीडियो भेजूंगा तो दोबारा देखेंगे तो दोबारा से याद हो जाएगा और अच्छा समझ में आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत है तो बोलो।